नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। सहारा समय न्यूज नेटवर्क के दंगल अलीगढ़ का मैं आपका स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं अलीगढ़ के गायत्री पैलेस पर और यहां मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के अलीगढ़, जो कि ताले, तालीम और तहजीब के लिए जाना जाता है। अलीगढ़ जो कि गंगा, जमुना, सरस्वती का सबसे जो उदाहरण कहा जाता है उत्तर प्रदेश में कि वो तहजीब कौन सी है जिसमें गंगा जमुनी की बात की जाती है, तो गंगा जमुनी तहजीब का ये जीता जागता उदाहरण है। और यहां कहा जाता है कि मुसलमान हिंदू की भाषा बोलता है और हिंदू मुसलमान की भाषा बोलता है। लेकिन ना जाने क्या हुआ इस शहर को, ना जाने किसकी नजर लगी इस शहर को कि ना हिंदू मुस्लिम को भाता है और ना मुस्लिम हिंदू को भाता है। इसके साथ साथ तमाम तरह की तस्वीरें हैं। मुद्दा विकास का भी है, मुद्दा बिजली का है, पानी का है, सड़क का है, स्वास्थ्य का है, शिक्षा का है, और एक और मुद्दा जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है वो मुद्दा है सांप्रदायिकता का। क्या इस देश के राजनेता, क्या इस देश की राजनीतिक पार्टियां सांप्रदायिक के जरिए अपनी राजनीतिक खेती को लहलहाना चाहती हैं और इसे आगे बढ़ाकर देश का हित करना चाहती हैं? तमाम तरह की बातें हैं, उन बातों पर चर्चा करेंगे, अलीगढ़ के मुद्दों को छुएंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहां की जनता का दर्द क्या है और मर्म क्या है। लेकिन अलीगढ़ के रंग, जी हां, अलीगढ़ के रंग क्या है, उस रंग को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आज हमने अलीगढ़ को कैसे जाना, कैसे पहचाना। देखिए उसके रंग। वो आपने एक गाना लिखा था, ए भाई जरा देख के चल। बड़ा अच्छा गाना गाया उन्होंने। जरा सुना दीजिए। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई। उत्तर प्रदेश का एक जिला अलीगढ़ और मैं इस वक्त अलीगढ़ में हूं। अलीगढ़ की खास पहचान ताले और तालीम। तो सबसे पहले हम तालीम यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को देख लेते हैं, उसके बाद आपको ताले भी दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी कि तालीम। एक बड़ा मुद्दा चल रहा है ट्रिपल तलाक का, और कल ही भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि महिलाओं को मजबूत करने के लिए ज़रूरी है। आने वाले समय में केंद्र इस पर फैसला करेगी। आप क्या मानती हैं? आई थिंक इस्लाम को पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ना चाहिए। तो ये हमारा जो हम इस्लामिक हमारे क्लेरिक्स हैं या जो भी मौलाना लोग हैं वो बेटा इस्लाम को जानते हैं। आई थिंक हमारा जो इस्लाम है वो सही तरीके पर चल रहा है और जो है वही रहना चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। ये हमारा डिसीजन है और हमारा ही रहेगा। तलाक तो नहीं होना चाहिए, मैं यही कहना चाहूँगी। और जहाँ तक ये बात है कि पॉलिटिक्स में इस चीज़ को नहीं लेना चाहिए ट्रिपल तलाक का, मैं तो ये कहूँगी कि महिलाओं को उभारने की बातें तो बहुत करी जाती हैं लेकिन उनके इम्प्लीमेंटेशन इतने नहीं दिखते हैं। एक तस्वीर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उन साथियों की जिनके साथ इस वक्त मैं खड़ा। ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई तू जहां आया है वो तेरा घर नहीं, गली नहीं, गांव नहीं, कुछ नहीं, बस्ती नहीं, रास्ता नहीं, दुनिया है और प्यारे दुनिया ये सरकत है। तो जैसा कि हमने बताया कि तालीम के बाद अलीगढ़ अगर किसी लिए जाना जाता है तो वो ताले के लिए जाना जाता है। ताला चाबी उद्योग, जो पूरा देश जानता है कि अलीगढ़ का ताला कितना फेमस है। लेकिन तमाम बातों के साथ साथ अब धीरे धीरे इस उद्योग में कमी आती जा रही है। ये उद्योग बंद होता जा रहा है, जैसा कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में अपनी चुनावी सभा में कहा है। हमने आपको वो फैक्ट्री दिखाई और बताया कि ताला चाबी बनते कैसे हैं, लेकिन फैक्ट्री को लेकर किस तरह की तमाम सारी परेशानियां हैं। ताला चाबी उद्योग पर बताते हैं कि काफी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। क्यों? तो ताले पे संकट के बादल जो मंडराए हैं, एक तो ऑलरेडी चाइना ने यहाँ के मार्केट को हिला रखा था। दूसरा जो हमारे यहाँ बिजली के रेट बढ़े हुए हैं उन्होंने हमको हिला के रख दिया है, क्योंकि हर क्षेत्र में कहीं और रेट नहीं बढ़े, केवल इंडस्ट्री के रेट सरकार ने बढ़ाए, जो बहुत हमारे साथ अन्याय हुआ। ये कई सारी समस्या हैं जो कि ताला चाबी उद्योग के लिए बड़ी परेशानी पैदा कर रहा है। तो हमने आपको ताले को बताया, लेकिन चाबी का क्या?
विधानसभा चुनाव की चाबी किसके पास? तो आपने अलीगढ़ के रंग को समझने की कोशिश की और यह भी समझने की कोशिश की होगी कि आखिर अलीगढ़ के जरिए उत्तर प्रदेश की सत्ता किसके हाथ में जाएगी, यानी कि सत्ता की चाबी किसके पास होगी। जरूर यहां ताले बनते हैं, चाबी बनती है, लेकिन इस वक्त चर्चा पूरे देश में हो रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति की, उत्तर प्रदेश में आखिर सत्ता की चाबी की। लेकिन इस सत्ता की चाबी के पीछे जनता है और जनता हमेशा मुद्दों के जरिए तमाम तरह की चीजों को अपने प्रतिनिधियों को पहुंचाती है और जब वो प्रतिनिधियों को पहुंचाती है तो वो उम्मीद करती है कि उनके इलाके का विकास होगा, लोगों को शिक्षा मिलेगी, लोगों को स्वास्थ्य मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और लोगों को वो तमाम बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन क्या मिल पाती हैं? क्या जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करती है? और अगर करती है तो उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? वो सियासतदान, वो राजनेता या खुद जनता कि वो ठीक व्यक्ति को, ठीक प्रतिनिधि को नहीं पहुंचा पाती? हम आज इस मुद्दे पर मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अलीगढ़ की जनता का मूड क्या है। हम चर्चा करेंगे, मेरे साथ तमाम मेहमान यहां पर मौजूद हैं, अलीगढ़ की जनता यहां पर मौजूद है जो सांप्रदायिक सद्भाव का परिचय भी देगी और इस पूरी चर्चा को गौर से समझने की कोशिश करेगी, क्योंकि एक संकेत है जो पूरा देश देख रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। मेरे सीधे हाथ पर जैसे कि समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष अशोक यादव साहब मौजूद हैं, वो इस चर्चा में भाग ले रहे हैं। प्रतिमा सिंह जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं और उत्तर प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। भारतीय जनता पार्टी की शकुंतला भारती जो कि अलीगढ़ की मेयर भी हैं, महापौर भी हैं और आरएलडी के प्रत्याशी लव बंसल साहब हैं जो कि प्यार का संदेश लेकर जनता के बीच पहुंचे हुए हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे और अलीगढ़ की जो तमाम जनता मेरे सामने मौजूद हैं, व्यापारी वर्ग हैं, समाज सेवी हैं, कुछ राजनीतिक प्रतिनिधि हैं, कुछ युवा भी हैं जिनके जरिए संकेत देने की कोशिश इस देश को की जा रही है, उनसे भी मैं बात करूंगा, उनसे समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले बात करूंगा अशोक यादव साहब से जो कि समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। अशोक साहब, पूरे देश को एक संकेत आप दे रहे हैं कि यूपी को यह साथ पसंद है, आखिर इस साथ के जरिए अलीगढ़ को आप क्या कुछ देने वाले? समाजवादी पार्टी ने हमेशा विकास की बात की है जी। जिस दिन से सरकार बनी 5 साल पहले, उस दिन से आज तक जितने काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किए, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के या और अन्य प्रांतों में जहां जहां सरकार है इतने काम कभी नहीं हुए और कहीं नहीं हुए। इसलिए हम चाहते हैं कि ये सरकार पुनः आए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस हुआ है और ये सारे अलायंस होने के बाद पहले लगता था कि 200 सीट जीतेंगे, लेकिन इस अलायंस होने के बाद लगेगा कि 300 सीट हम जीतने जा रहे हैं और पुनः सरकार बनेगी। प्रतिमा सिंह जी जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है, उत्तर प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। असल में समाजवादी और पार्टी और कांग्रेस की प्रवक्ता को हमने साथ इसलिए खड़ा है क्योंकि एक संकेत दे रहे हैं कि ये साथ पसंद है। इस पर भी चर्चा करेंगे। प्रतिमा जी, क्या वाकई ये साथ पसंद है और क्या ईमानदारी से आप दिल से, मन से साथ हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमको आज ये बिल्कुल साथ पसंद है क्योंकि आपने एक बात की शुरुआत की थी कि ये गंगा जमुनी तहजीब का शहर है। ये गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखने के लिए, अलीगढ़ से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में बरकरार रखने के लिए हमने इस साथ को कबूल किया है। हमारी विचारधारा गांधी विचारधारा है, उस विचारधारा को न डगमगाए उसके लिए हमने ये साथ पसंद किया है और यह साथ हमारा बहुत कामयाब रहेगा और हम निश्चित रूप से पूरे उत्तर प्रदेश में गंगा जमुनी तहजीब वाली सरकार को बनाने में कामयाब होंगे। शकुंतला जी जो कि भारतीय जनता पार्टी की नेता भी हैं, मेयर भी हैं और जोश में हैं क्योंकि हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ पहुंचे थे, देश को संबोधित किया, अलीगढ़ की जनता को भरोसा जताया। भरोसा इसलिए भी जताया कि अलीगढ़ की जनता तालेबंदी को लेकर परेशान है, ताला उद्योग धीरे धीरे गिर रहा है, समाज में बैठी लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं और जो उद्योग है वो प्रदेश की सरकार तमाम सारी बुनियादी सुविधाएं नहीं दे पाई हैं, इसलिए यहां पर वो बुनियादी ढांचे नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन किस बातों के जरिए, किन मुद्दों के जरिए, किन संकेतों के जरिए आप अलीगढ़ की जनता को संकेत देंगी कि सत्ता की चाबी हमें दीजिए, फिर खेल देखिए? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो सपा की सरकार है, क्या क्या ना सहे हमने सितम, और ये सत्ता की चाबी आदरणीय सम्माननीय विश्व शिरोमणि नरेंद्र मोदी जी के हाथ में इसलिए दिए कि जो जुल्म उत्तर प्रदेश ने सहा है, जो महिलाओं ने सहा है,
अंत हो चुका। अब चाबी नरेंद्र मोदी जी के हाथ में हम दे चुके हैं उत्तर प्रदेश। क्या बात है शकुंतला जी, आपके अंदाज में हमें नरेंद्र मोदी साहब का अंदाज दिखाई दे रहा है। और शकुंतला जी ने यह बता दिया कि अलीगढ़ जब नरेंद्र मोदी आए तो उनके जहन में कितने रच बस गए, उनके भाव भंगिमा में नरेंद्र मोदी की स्टाइल दिखाई दे रही है। जनाब 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 ठीक है ठीक है ठीक है, अभी तो मुद्दों पे बात नहीं हुई है, अभी तो नोटबंदी पे बात नहीं हुई है, अभी तो रोजगार पे बात नहीं हुई है, उसके बाद तालियां बजाएंगे तो मजा आएगा। लेकिन जैसा कहा शकुंतला जी ने कि हमने बहुत समा है, तो ये सहते हुए प्यार का संदेश लेकर आए हैं लव बंसल साहब। बंसल साहब, आपकी पार्टी क्या संदेश दे रही है इस बार की चुनाव? पार्टी शुरू से ही हम जो कहते आए हैं कि हमारी पार्टी किसानों की पार्टी है, हमें हरित प्रदेश चाहिए। किसान जो है एक बेसिक जरूरत है, तो किसान हम जो किसान बंसल साहब बोलिए। पार्टी भी है, आवाज भी निकलेगी, ऐसा नहीं है। पार्टी भी है और आवाज भी निकलेगी। हमने हमेशा से किसानों का फेवर किया है, किसानों की पार्टी है, तो हम वही संदेश लेके आए हैं किसानों का, मजदूर वर्ग का। वो हमें उनका सबसे ज्यादा, आज सपा सरकार में किसानों का, बीजेपी सरकार में इतना। आप बोलिए बंसल साहब, आप बोलिए, अपनी बात कहिए, बात कहिए। जनाब जनाब, किसान 3 सीटें हैं अलीगढ़ जिले में, आरएलडी की 3 सीटें हैं, बोलने दीजिए, किसान हक बनता है, बोलिए, बोलने दीजिए। अब तक मौका नहीं मिला ना, अब मौका दीजिए, करके बताएंगे, मौका दीजिए, करके भी बताएंगे। पूछेंगे, आपके पास आएंगे, आपके पास आएंगे, इत्मीनान रखिए, ठंडक रखिए, बताएं बताएं बंसल साहब जी। हमें जो है ये मेन हमारा किसान और मजदूर वर्ग का है कि हम उसके जो अच्छे से अच्छा उनका बेनिफिट हो सकता है वो करेंगे। प्लस जो प्रदेश में इस समय कानून व्यवस्था चरमरा गई है, उस कानून व्यवस्था की मेन हमें कानून व्यवस्था सुचारू रूप से करनी है। यादव साहब, अशोक साहब तमाम मुद्दों को बताया उन्होंने, और ये बताने की कोशिश की कि ये मुद्दे हैं, ये तमाम तरह की चीजें हैं जो अलीगढ़ के मर्म को देखती हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, बहुत सारी बुनियादी ढांचे हैं, हम अलीगढ़ शहर में खुद गए, हमने बहुत सारी चीजों को देखा, और यकीन मानिए मैंने महानगरों को देखा है। महानगर में जाम की परेशानी होती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती है। मेरा सवाल ये दोनों से है, पहले यादव साहब आपसे, आपकी सरकार ने बुनियादी ढांचों को लेकर, शहर की अधोसंरचना को लेकर क्या वाकई उतनी गंभीरता से सुना है? क्योंकि वाकई हमने तमाम तरह की परेशानी देखी है। एक छोटा सा शहर, खूबसूरत शहर, आपका सवाल नहीं आया अभी, अजीब स्थिति, आपका सवाल नहीं आया अभी। जाम की समस्या का जिक्र कर रहा हूं। जाम की समस्या का जी, भाजपा की मेयर है, अतिक्रमण करने वाले ये लोग हैं, ये कह रहे हैं एक, अभी इन्होंने कहा, अभी इन्होंने कहा, मेरी बात पूरी हो जाए, बोलिए बोलिए। अभी इन्होंने कहा कि विश्व शिरोमणि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। अब इन पर उत्तर प्रदेश में नेता नहीं है, नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के, आप कह रही हैं। इन पर भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा दल होने के बावजूद आज तक एक नाम नहीं ले पाएगा उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में सरकार बनेगी। अरे एक बात मैं पूछना चाहती हूँ, एक सेकंड, एक बात पूछना चाहती हूँ। आपके विधायक एक मोदी के नाम का झुंझुना लेके घूमते हैं। विधानसभा में इस शहर जाम को लेकर के कितनी बार मुद्दा उठाया, ये सवाल का जवाब दीजिए। शहर जाम के लिए बहुत सारी बातें हुई हैं, शहरों के नए रोड बने हैं, अलीगढ़ में बहुत बड़ी सड़कें बनी हैं, अलीगढ़ में ये कहाँ घर से लाए पैसे, सरकार हमारी है, कहाँ से लाए, हमने बनवाई, ये कैसे बनवा सकते हैं? गवर्नमेंट हमारी है, सरकार समाजवादी पार्टी की है, आप तो झूठ बोलने वाली पार्टी हैं, आप झूठ बोलने वाली पार्टी हैं। उत्तर प्रदेश में 73 सांसद चुन करके दिए। मेरी बात सुन ले, आप जितना चाहे मोदी मोदी चिल्लाना, मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद चिल्लाना जितना चाहो। उत्तर प्रदेश में 73 सांसद चुन करके दिए। हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी, हिंदुस्तान के गृह मंत्री जी उत्तर प्रदेश में चुन के भेजे। लेकिन आज बताओ मित्रों, आप अलीगढ़ के रहने वाले हो, मोदी मोदी करना झूठी, जितनी चाहो कर लो, हम डरने वाले नहीं है। एक बात सुन लीजिए, अलीगढ़ में एक बहरावत गांव चुना आपने विकास के नाम पे, ये क्या विकास की बात करेंगे? हम करते हैं विकास की बात, हमने 302 किलोमीटर का रोड बनाया, ये एक बहरावत गांव चुन कर दिया। बहरावत में आज तक
मेरा एक बंदा बार मेरे नहीं भाई। बना। यादव साहब, मेरा अरे भाई, बंदा शौचालय नहीं अरे बना। भाई, अशोक आप जी, विकास की बात कैसे कर सकते अरे हैं? भाई अशोक जी, विकास की बात हम अशोक करेंगे। जी, अशोक जी, जवाब अशोक जी, एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए पहले। बोलिए। हाय मेरे बड़े भैया अशोक जी, झूठ भी बोल रहे हैं तो कितने प्यार से, कितनी खूबसूरती के साथ बोल रहे हैं। मैं केवल जान की समस्या में केवल उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि विधानसभा में कितने बार ये मुद्दा उठा, बस केवल उसकी बात करना आपने चाहती शायद सुना नहीं होगा, मैंने सुना है विधानसभा में उठाते हुए। आपने उनसे सवाल मैंने पूछा, सुना है। उन्होंने जवाब दे दिया, लेकिन एक पार्टी है, समाजवादी पार्टी एक का पार्टी है कोई जिसने MLA इन मुद्दों को उठाया। अशोक जी, एक पार्टी है जिसने इस मुद्दे को उठाया, कई सारी परेशानियों को बताया और ये पूछा भी कि 27 साल यूपी बिहार। प्रतिमा जी, अब आप बोल नहीं रही हैं, अगर बेहाल है तो जवाब दीजिए। जवाब ले लेते हैं। देखिए, जवाब सुनिए। अलीगढ़ की समस्या पूरे देश में जा रही है, सुनिए, अगर आप लोगों को सुनना सुनने चाहें, बोलिए प्रतिमा जी। क्या हो गया मेरे भाई? आपने बिल्कुल सही कहा। प्रतिमा जी। 27 साल यूपी बिहार, 27 साल से हम सरकार में नहीं थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम 27 साल से सरकार में नहीं थे और वो सरकार भारतीय जनता पार्टी के सौजन्य से समाजवादी और बसपा की लगातार बनती रही। इस बात को हम ये जवाब नहीं है प्रतिमा जी, नहीं, ये जवाब नहीं है, ये जवाब नहीं है। इस देश की राजनीति में, इस देश के राजनेताओं में आपको बताना चाहते हैं, उस 27 साल में हमने विपक्ष की भूमिका बखूबी निभाई। उत्तर प्रदेश में हमने विपक्ष की भूमिका बखूबी निभाई। जहां जहां हमारे विधायक रहे वहां विकास कार्य भी हुआ और वातावरण भी शुद्ध और सांस्कृतिक रहा। मैं पूछना चाहती हूँ, आपको दर्द सताने लगा प्रतिमा जी, आपको वो दर्द सताने लगा? भारतीय जनता पार्टी से मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ, इन्होंने एक बात कही थी, क्या क्या ना सहे हमने सितम आपकी खातिर। वो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जिस वक्त नरेंद्र मोदी जी केंद्र में प्रधानमंत्री बने, उससे पहले बड़े संवेदनशील थे महिलाओं के प्रति। उसके बाद में एक बात पूछना चाहती हूँ, उनकी पार्टी का एक मंत्री, राजस्थान का एक मंत्री जिसका नाम मैं लेना चाहती हूँ, बाबूराम मेघवाल, उत्तर प्रदेश की बात चल रही है इस समय, उत्तर प्रदेश की बात चल रही है इस समय, उत्तर प्रदेश की बात करिएगा, उदाहरण बहुत सारे, उत्तर प्रदेश की बात करिएगा, उत्तर प्रदेश की बात करिए। मैं मानता हूँ उत्तर प्रदेश में भी है। उत्तर प्रदेश की बात करिएगा। मैं इसलिए बात करना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी क्योंकि बेटियों के सम्मान में और भाजपा मैदान में महिलाओं के सम्मान की बात सुनिए। मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी ने कोई चेहरा नहीं दिया है, उन्हीं का चेहरा है। उनके जो भी कार्यक्रम है वो उत्तर प्रदेश के लिए कार्यक्रम चेहरा वो देते हैं जो कमजोर होते हैं। हम लोग अपने आप में इतना मजबूत है, हम चेहरा बोलाते हैं जो अपने आप में कमजोर होते हैं। शकुंतला जी, अगर ये पूछते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब इनसे ले रहा हूँ। प्रतिमा जी ने जो सवाल पूछा है, शकुंतला जी, एक बड़ा सवाल है कि आप जब देश की राजनीति में होते हैं तो आप कांग्रेस से पूछते हैं कि आपका प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है, जरा बताकर दिखाइए। अपने लिए दूसरा सवाल है, दूसरे के लिए दूसरा सवाल है। प्रधानमंत्री पद के, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। अब जब प्रतिमा जी पूछ रही है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार है, तो जवाब तो देना पड़ेगा। देखिए, मैं जवाब बड़े अच्छे अंदाज में दूंगी, सुन लीजिए। पहले जवाब बहुत अच्छे अंदाज में दूंगी। हमारा नेतृत्व जो निर्णय देता है वो सर्वमान्य होता है, सपा की तरह थुक्का फजीते नहीं होते। संतुष्ट है? नहीं है। चेहरा कौन होगा बताइए? संतुष्ट नहीं, फैसला लेता है, संतुष्ट नहीं है। चेहरा कौन होगा? हमारा नेतृत्व हिम्मत नहीं है, वो निर्णय मैं जवाब देता हूँ। यहाँ सपा की तरह थुक्का फजीते मैं जवाब देता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं जवाब देता हूँ, मुख्यमंत्री बनूंगा, इस तरीके की बात है हमारे यहाँ। मैं जवाब देता हूँ। क्यों नहीं होती? आपका विधानसभा का पोस्टर है, अरे है ही सात नहीं, चेहरे लगे जवाब है ही नहीं। अगर इन्होंने कहा कि यूपी को ये 7 पसंद है, तो आपने कहा यूपी को ये 7 पसंद है, यानी कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, कलराज मिश्रा, उमा भारती, केशव मौर्य और योगी आदित्यनाथ। देखिए, एक बात मैं फिर आपसे कहूंगी, हमारा नेतृत्व जो निर्णय होता है वो सर्वमान्य होता है, यहाँ सबों का मत नहीं चलता है। और ये कौन सा जवाब है? लॉन्ग साहब आप बताएं, संतुष्ट है जवाब से? नाम तो चेहरा तो होना चाहिए ना। ये क्या संतुष्ट
कौन होगा? ये चेहरा तो पता होना चाहिए ना कि कौन नेतृत्व करेगा, कौन मुख्यमंत्री होगा। अरे चेहरा वो देते हैं जो कमजोर होते हैं, हम लोग अपने आप में इतना मजबूत है कि हम चेहरा सामने ये तो जनता बता देगी इसका ना। मतलब ये मान लिया जाए, इसका मतलब ये मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी सशक्त चेहरा नहीं है जिसके जरिए वो कह सके कि हाँ ये हमारा चेहरा है, आप इस चेहरे पर वोट दीजिए। देखिए मिस्टर, आप एक बात समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी अपने आप में सक्षम है और जो चेहरा नरेंद्र मोदी जी और संगठन उतारेगा वो सबको मान्य होगा। एक ही मनु जी एक सवाल मनु जी एक सवाल के नाम, अरे हम क्यों बताए नाम? अरे एक जो सवाल के हमारा नाम। संगठन तय करेगा वो नाम होगा। क्यों बताए हम नाम? जो हमारा संगठन तय करेगा वो सबको मान्य होगा। एक क्यों सवाल शकुंतला जी नहीं हो सकती एक क्या सवाल। मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार? जो संगठन अगर शकुंतला जी नहीं हो सकती क्या? संगठन एक जो सवाल। कहेगा वो मान्य होता है। एक सवाल, अरे साहब मनु साहब यादव साहब मेरी सुन लीजिए। बताएं। अरे मुख्यमंत्री को छोड़ दीजिए, मनु साहब मैं पूछना चाहता हूं शकुंतला जी से, अलीगढ़ जनपद में आप खड़े हो, 7 विधानसभा यहाँ पे हैं, इन पे कैंडिडेट तक नहीं है, दूसरे दल तोड़ के लाए दलबीर सिंह को। कैंडिडेट नहीं है इनके पास, दोबारा कहिए कैंडिडेट नहीं है, ये दलबीर सिंह तोड़ के लाए लोकदल से, इनका अरे है नहीं। सुनिए, ये बड़ा मुद्दा है, एक ये बड़ा मिनट मुद्दा है, एक मिनट बड़ा सुन मुद्दा है, लीजिए, बड़ा मुद्दा है। सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है कि परिवार में अगर कोई आता है तो उसका सम्मान, हमारी भारतीय जनता क्यों आ रहे हैं हमारे यहाँ, हमारे यहाँ आ रहे हैं तो उसका सम्मान करना हमारा दायित्व क्यों ले बनता रहे है। हैं? क्यों ले रहे हैं? बिल्कुल क्यों ले रहे हैं? है ही नहीं। सुनिए, एक मिनट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शकुंतला जी सुनिए, जी एक मिनट, हमारे यहाँ पर समाजवादी पार्टी से डर के मारे भाग गए, लिखा इनमें हुआ है है कि दरवाजे पर कोई आए तो उसका अपमान नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बहुत बढ़िया कहा, अतिथि देवो भव। हमारे देश की परंपरा है कि अतिथि देवो भव की बात हम करते हैं, लेकिन जो यहाँ आए वो पूजनीय है और जो वहां चले गए वो गुंडे हो गए। वो गुंडे हो क्या था शकुंतला, ये क्या बात? देखिए, हमारी पार्टी में जो अनुशासनहीनता करता है उसे पार्टी से बाहर निकल के बाहर कर दिया जाता है। अरे कितने निकाल दिए? योगी आदित्यनाथ को बाहर निकालेंगे, क्यों निकालेंगे? केशव मौर्य को बाहर निकालेंगे जिनके परिवार को आपसे कुछ नहीं दे पाए। क्या अनुशासनहीनता की है मुझे बता मनु जी दीजिए। मैं बताता हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। वो कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं। देखिए, वरुण गांधी कहते हैं मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार है, दावेदार नहीं, है। ये सब बेकार की बात है, वरुण ये गांधी बेकार कहते की बात हैं है, ये आपका कहना है, ये आपका कहना है, इस बात से हम सहमत नहीं है। मैं जवाब देता हूँ इसका। अरे अनुशासनहीनता की बात जी सुन ले भाई, सुन ले। अनुशासनहीनता की बात मैं जवाब देता ये हूँ। संकेत बहुत दूर तक जा रहा है। अनुशासनहीनता की बात देश के तमाम राजनेता देख रहे हैं, देश के लोग देख रहे हैं अलीगढ़ की जनता को। अलीगढ़ जनपद में भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं सारे के खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई हुई है और पार्टी से निकाले गए हैं। संजीव राजा निकाले गए हैं, अनिल पार्षद निकाले गए हैं, कल्याण सिंह निकाले गए हैं और जितने लड़ रहे हैं रविंदर सिंह निकाले गए हैं। सवाल है, देखिए ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है। ये राजनीति है, ये राजनीतिक पार्टियां हैं, ये राजनेता हैं, ये राजनेता हैं, ये मुद्दों के जरिए बात करेंगे और एक दूसरे की पार्टी की बात करेंगे, लेकिन जब अपनी पार्टी की बात आएगी तो शायद बातें यहाँ जाएंगी और वहां जाएंगी। एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अलीगढ़ के दर्द को, मरने को, एहसास को और समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम फिर से वापस आए हैं, चर्चा कर रहे हैं अलीगढ़ की, क्योंकि अलीगढ़ एक बड़ा संकेत और बड़ा संदेश देगा। भले ही यहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन ये 7 विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश के सियासी आंकड़ों को बढ़ा सकती हैं और अलीगढ़ एक ऐसा जिला है जो बहुत संकेत देता है, दूरगामी संकेत देता है। मैं अपने तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि वो आराम से बैठें, इत्मीनान से बैठें, क्योंकि यह संदेश और संकेत बहुत दूर तक जा रहा है और ये जो बहस होगी उसकी दशा और दिशा बहुत कुछ तय करने वाली है, पूरे उत्तर प्रदेश का मानस तय करने वाली है। इसलिए मैं सभी साथियों से कहूंगा
कि एक बार बैठे, सुने और समझे। अशोक साहब, प्रतिमा जी, तमाम तरह की बातें हैं। ये भी कहा जा रहा है कि आप दोनों साथ हैं, ये भी कहा जा रहा है कि आप दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इस देश के दो युवा नेता जिनके पोस्टर पर लिखा हुआ है कि यूपी को ये साथ पसंद है, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि कोल की विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का भी उम्मीदवार खड़ा है और कांग्रेस का भी खड़ा हुआ है और दोनों मानने को तैयार नहीं है, दोनों बैठने को तैयार नहीं है। ये कैसा गठबंधन है? क्या ये ठगबंधन है जैसा कि विपक्ष कहता है? समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन किया है जी। बहुत बड़े दल हैं दोनों। आमतौर पर जब ऐसे गठबंधन होते हैं तो कई ऐसे प्रत्याशी होते हैं जो साथ साथ फैमिली फाइट करते हैं। आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन होने के बावजूद पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 7 और 8 ऐसे कैंडिडेट हैं जो फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, या सवाल कर ले, अब जवाब सुन लो। जवाब पूछो, इनसे पूछो क्या पूछना चाहते हैं, इनसे पूछो क्या पूछना चाहते हैं, इनसे पूछो क्या पूछना चाहते हैं, मैं जवाब दूंगा आपका। अशोक जी जवाब। आप माइक ले लीजिए, बोलने सुन लीजिए, हिम्मत होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, सुन लीजिए। अशोक जी जवाब सुन लीजिए। आपके पास जब जवाब नहीं होता है, ये भारतीय जनता पार्टी के मोदी भक्त बैठे हैं, जब इन पर जवाब नहीं था मोदी मोदी करने लगते हैं, मोदी 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 मोदी। अरे सुन तो लीजिए, मेरी बात झूठो तो बताइए। मोदी मोदी करने से कुछ नहीं होगा, उत्तर प्रदेश से बाहर भेज दिए जाओगे आप सब। पूरे हिंदुस्तान में कहीं रुके नहीं है आप भी नहीं रुकेंगे। मैं सभी लोगों से कहूंगा एक बार प्लीज जवाब सुन लें, जवाब इत्मीनान रखिए। मैं आपके पास आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा, लेकिन मैं जवाब लेना चाहूंगा। मैं कह रहा था कि सकौल विधानसभा में हमारी फ्रेंडली फाइट हो रही है। अशोक जी, ये फ्रेंडली फाइट कैसी? अब तो मुलायम सिंह भी मान गए हैं, मुलायम सिंह भी प्रचार कर रहे हैं, तो अब उम्मीदवारों को लेकर कंफ्यूजन क्यों, असमंजस क्यों? कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब 11 तारीख को चुनाव होगा तो जनता बता देगी कौन ज्यादा लोकप्रिय है जी। आप समझ लीजिए, जनता बता देगी कौन ज्यादा लोकप्रिय है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन है और है। यूपी को ये साथ पसंद है, अखिलेश और राहुल का ये साथ पसंद है। मेरी बात सुन लीजिए। असमंजस क्यों? ये सारे हम की पार्टी के एक नेता को लिया आपने। अरे जैसे ये बरौली में प्रत्याशी बुलाया है, हो सकता है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बुला लें। कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए, बुला सकते हैं। क्या ऐसा होगा? क्या ऐसा होगा? बुला सकते हैं, ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष बुला लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। अतिथि देवो भव, जय हो प्रभु। क्या आमंत्रण दे रहे हैं? आप आइए, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत होगा। आप आइए हमारी पार्टी में, हम झोली पसार करके आपका स्वागत करेंगे। ये देवोभव हैं, लेकिन जो घर के कार्यकर्ता जो सालों से लगे हुए हैं और जो सालों से पार्टी में काम कर रहे हैं, उनको कोई अपनी है पार्टी पर। आप बुला लेना बाहर से मुख्यमंत्री, आपका नहीं है प्रदेश में मुख्यमंत्री, आप बुलाएंगे बाहर से। अतिथि देवो भव। अरे देखिए, यादव जी, आपको भी आमंत्रित कर रहे हैं। यादव जी, आपको भी एक बात आमंत्रित समझ कर रहे हैं। लीजिए, मैं ऐसी फिरका परस्त पार्टी में जाने के लिए कतई तैयार नहीं हूँ। मेरे खून में हिंदुस्तान बसता है, मेरे दिल में हिंदुस्तान बसता है। इस देश में हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलजुल के रहते हैं। संविधान ने सबको जीने का अधिकार दिया है। मैं इनकी तरह फिरका परस्ती की बातें नहीं कर सकता, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा सकता। क्या वाकई है? अरे भाई, कोई समय का पता नहीं है कब। शकुंतला जी, हम उस जमीन पर खड़े हैं
हम उस जमीन पर खड़े हैं जिसमें कभी नीरज ने कहा है कि अब तो मजहब को ही ऐसा चलाया जाए, इंसान को इंसान बनाया जाए। और जब ये लाइनें होती हैं तो अलीगढ़ की ये पंक्ति पूरे देश में जाती हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि अलीगढ़ के लोग फिरका परस्ती की बातें करते हैं, सांप्रदायिकता की बातें करते हैं और देश के राजनेता उसकी खेती करते हैं वोटों के लिए। शकुंतला जी, देखिए एक बात मैं आपके लिए बता दूं, अलीगढ़ में मेरे यहाँ पर और भी सभासद बैठे हुए हैं, आप पूछ लीजिए अलीगढ़ का इतिहास रहा। अगर जितने काम मैंने कराए हैं, मेरे भाई मुशर्रफ भी बैठे हुए हैं, मेरे सभासद साथी बैठे हुए हैं, अगर फाइल मेरे सामने आई तो मैंने ना हिंदू देखा, ना मुसलमान देखा, ना सिख देखा, ना ईसाई देखा, सभी क्षेत्रों में विकास कराए। पूछ लीजिए। आपने अलीगढ़ की दुर्गंध का क्या किया? दुर्गंध का क्या किया आपने? देखिए सैया भये कुतवाल हमें डरता है, सुन लीजिए सभा की सरकार है और हम लोग की दर्द होता रहा, मुस्कुराते रहे, अपनों से सदा चोट खाते रहे, वो वतन बेचकर मुस्कुराते रहे, हम वतन के लिए जान उठाते रहे। प्रतिमा जी दावे किए हैं, मैं पूछना चाहता हूं, इनके दावे से मेरे साथ सफाई दे रही है तीसरे नंबर की स्थिति में सबकी सड़कें बनाई हैं, क्या मुसलमानों की सड़कें रोक सकती थी? पार्टी की स्थिति दयनीय क्यों? रोक सकती थी क्या? आपकी तो एक ही सीट नहीं है अलीगढ़ में। आप सफाई दे रही हैं कि मैंने हिंदू मुसलमान सबकी सड़कें बनाई, तो क्या मुसलमानों की सड़कें रोक सकती थी क्या? अशोक जी, नगर की और निगम की मालिक कोई मालिक नहीं होता। असल में बहुजन समाज पार्टी है नहीं, बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी आया नहीं है, तो अब समाजवादी पार्टी और बीजेपी कहती है कि हम दोनों में मालिक नहीं होता और सत्ता की चाबी हम दोनों में से मेयर मालिक नहीं होता। मेयर अशोक जी इत्मीनान रखिए प्रतिमा जी, ये जो बातें कह रही है अरे उन्होंने क्या आप इतना पीछे क्यों हैं? आपने गठबंधन करने के बाद अपने आप को इतना पीछे क्यों मान लिया है? हम बिल्कुल पीछे नहीं है, हम कहीं से पीछे नहीं है। नहीं लग ही नहीं रहा है कि आप भागीदारी कर रही हैं। हम पूरी तरह आप तो अखिलेश को आगे करके पीछे हो गई हैं और यहाँ मंच पर भी अशोक जी मोर्चा संभाले हुए हैं। अशोक जी की और इनकी शकुंतला जी की बहुत अच्छी तारतम्य है, एक दूसरे को। अरे आप भी मेरी अच्छी बहन है, कैसी बात करिए आप, मेरी सम्मानीय बहन। ये देखिए राजनीति का संदेश, राजनीति का संदेश कि आप भी मेरी अच्छी बहन है, लेकिन जब पार्टी के बैनर तले आते हैं तो स्थिति कुछ और होती है, स्थिति कुछ और होती है। मेरी बहुत अच्छी बहन है, अशोक जी भाई है तो आप भी बहन है। मैं आपको शकुंतला जी बताना चाहती हूँ, शकुंतला जी आपने कहा कि गंगा जमुनी तहजीब को जब खतरा हुआ, तब हम लोगों ने लेकिन अलीगढ़ को लेकर शकुंतला जी ने कहा कि ऐसी कोई फाइल नहीं है जो मेरे सामने आती हो और मैंने उसे की ना हो, चाहे वो हिंदू की हो, मुस्लिम की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, फिर किस बात की तकलीफ है? ये रोकने का हकदार नहीं थी, ये रोकने की कहीं से हकदार नहीं थी। ये कैसे किसी आम आदमी के अधिकार को रोक सकती है? नहीं तो क्या ये वाकई कहती है कि अलीगढ़ में विकास किया है, योजनाओं को दिया है? मुझे ऊंट के मुंह में जीरे के अलावा कुछ नजर नहीं आता। देखिए ऐसा है, सुन लीजिए बहन जी, 1100 करोड़ के काम अलीगढ़ महानगर में हुए और कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि आप महापौर ने कहीं किसी भी काम को रोका हो। दोस्तों अगर एक सवाल पूछना चाहता हूँ मेयर साहिबा से, मेयर साहिबा ने भी कहा, मेयर साहिबा ने भी कहा कि मैं नगर निगम की मालिक थी, किसी फाइल को रोक देती। ये अलीगढ़ के लोग 5 साल से बदबू से परेशान है, रोकी क्यों नहीं? अरे हम बता सुनते हैं, सुनिए देखिए अलीगढ़ के विकास को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, अलीगढ़ के मुद्दों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। शकुंतला जी मैं लोगों को बताना चाहता हूं, शकुंतला जी मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि अलीगढ़ में स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, अलीगढ़ में शिक्षा की स्थिति है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पूरे देश में इसका नाम है, लेकिन आज तक वो राज्य स्तरीय नहीं हो पाया है। आज भी आगरा यूनिवर्सिटी से संबंध है, क्या किसी सरकार ने इसके बारे में सोचा? चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति एक ऐसी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की मौत हो जाती है क्योंकि उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिल पाती है। इसका जिम्मेदार कौन है? आपकी सरकार प्रदेश में, आप मेयर में, दोनों आप जिम्मेदार, जवाब देंगे। इसका जिम्मेदार कौन है? मैं नहीं समझता कि एम्बुलेंस नहीं मिली, ये आरोप सही है या गलत, लेकिन ये बात पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं कि 108 नंबर एम्बुलेंस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ने चलाई है। आज आप टेलीफोन करिए, यही एक्सपेरिमेंट हो जाए,
इस मंच में एक्सपेरिमेंट हो जाए। जो आरोप आपके ऊपर लगते हैं, आप बोलते हैं ये सही नहीं है, जो आरोप इनके ऊपर लगते हैं ये बोलती है सही नहीं है। आखिर हम किसकी बात माने, आखिर जनता किसकी बात माने? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक नजर डालते हैं अलीगढ़ के आंकड़ों पर कि आखिर अलीगढ़ के सियासी आंकड़े क्या कहते हैं, राजनीतिक पार्टियों के आंकड़े क्या कहते हैं, कौन कब जीता और कौन कब हारा। गौर से देखिए। अलीगढ़ जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में इनमें से 4 पर समाजवादी पार्टी और 3 सीटों पर आरएलडी ने परचम फहराया था। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में अलीगढ़ सीट पर बीजेपी के सतीश गौतम ने जीत दर्ज की थी। अब बात 2012 के विधानसभा और 2014 के लोकसभा चुनाव के वोट गणित की। खैर, सीट पर विधानसभा चुनाव में एसपी को 4.01% तो लोकसभा में 9.56% वोट मिले। वहीं बीजेपी को 13.88 और 53.53% वोट मिले। बीएसपी को 28.53 और 28.04% वोट मिले। आरएलडी की बात करें तो 48.76 और कांग्रेस को 6.55% वोट मिले। अब बात बरौली की। बरौली में विधानसभा चुनाव में एसपी को 2.09% तो लोकसभा में 11.61% वोट मिले। उधर बीजेपी को 3.42 और 52.99% वोट मिले। बीएसपी की बात करें तो 33.54 और 29.46%। आरएलडी को विधानसभा में 39.43% और लोकसभा में कांग्रेस को 3.41% वोट मिले। अतरौली में विधानसभा चुनाव में एसपी को 26.63%, लोकसभा में 24.51% वोट मिले और बीजेपी को 11.02 और 45.33%। बीएसपी को मिले 20.63 और लोकसभा में 19.39। कांग्रेस को 14.84% और 8.27% वोट। छर्रा में विधानसभा चुनाव में एसपी को 27.96 तो लोकसभा में 22.65% वोट मिले। वहीं बीजेपी को 8.27 और 49.89% वोट मिले। बीएसपी को 25.49 और 20.07% वोट मिले। कांग्रेस को 9.69 और 5.98% वोट मिले। कोल सीट पर एसपी को 25.42 तो लोकसभा चुनाव में 28.28% वोट मिले। उधर बीजेपी को 19.69 और 44.32% वोट मिले। बीएसपी को 17.28 और 17.02 और कांग्रेस को 25.08 और 7.14% लोकसभा में वोट मिले। अलीगढ़ शहर की सीट पर एसपी को 36.95 और लोकसभा में 34.03% वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी को 24.46 और 46.35%, बीएसपी को 14.84 और 12.94 तो कांग्रेस को 10.66 और 4.46% वोट मिले। इगलास सीट की बात कर लेते हैं। एसपी को 17.53 और लोकसभा में 9.81% वोट मिले। वहीं बीजेपी को 10.38 और 58.79% वोट मिले। बीएसपी को 30.40 और 20.87% लोकसभा में वोट मिले। आरएलडी की बात करें तो 34.70 और कांग्रेस को लोकसभा में 9.31% वोट मिले। और अब जान लेते हैं कि 2017 के चुनावी दंगल में कौन कौन से दिग्गज भाग्य आजमा रहे हैं। अलीगढ़ शहर सीट पर एसपी के जफर आलम चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी से संजीव राजा किस्मत आजमा रहे हैं तो बीएसपी से आरिफ अब्बासी और आरएलडी से लव बंसल ताल ठोक रहे हैं। कोल सीट पर एसपी से अज्जू इजहाक, बीजेपी से अनिल पाराशर, बीएसपी से रामकुमार शर्मा और कांग्रेस से विवेक बंसल चुनावी मैदान में हैं।
बरौली सीट पर कांग्रेस के केशव सिंह बघेल, बीजेपी के दलवीर सिंह, बीएसपी से जयवीर सिंह और आरएलडी से नीरज शर्मा किस्मत आजमा रहे हैं। अतरौली सीट की बात करें तो एसपी से वीरेश यादव, बीजेपी से संदीप सिंह और बीएसपी से इलियास चौधरी के साथ आरएलडी से मनोज यादव चुनावी मैदान में हैं। छर्रा सीट पर एसपी के राकेश सिंह, बीजेपी से रविंद्र पाल सिंह, बीएसपी से मोहम्मद सगीर और आरएलडी से मनोज यादव ताल ठोक रहे हैं। इगलास सीट से कांग्रेस के गुरविंदर सिंह, बीजेपी से राजवीर दिलेर, बीएसपी से राजेंद्र कुमार और आरएलडी से सुलेखा चौधरी चुनावी मैदान में हैं। जिले की खैर सीट पर एसपी के प्रशांत वाल्मीकि, बीजेपी से अनूप वाल्मीकि, बीएसपी से राकेश मौर्य और आरएलडी से ओमपाल सूर्यवंशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जनाब, चुनावी दंगल है। सारे राजनेता मैदान में आ चुके हैं इस दंगल में और किस किस तरह के नेता आपके सामने आ रहे हैं। तो बहरहाल मैं तो आपका अपना हूँ, मेरा भी ख्याल कीजिए, टिकट दिला दीजिए असेंबली के लिए कि मैं बेकरार हूँ मुद्दत से मेंबरी के लिए। मैं बेकरार हूँ मुद्दत से मेंबरी के लिए, टिकट मुझे भी दिला दो असेंबली के लिए, दिला दो। मैं एक उम्र से हूँ मुफलिसी की चादर में, गरीबी। मैं एक उम्र से हूँ मुफलिसी की चादर में, नहीं है रूखी भी रोटी मेरे मुकद्दर में, नहीं है रूखी भी रोटी मेरे मुकद्दर में। है मेरी कश्ती परेशानी के समंदर में, है मेरी कश्ती परेशानी के समंदर में। मैं एक बोझ हूँ खुद अपनी फैमिली के लिए, मैं एक बोझ हूँ खुद अपनी फैमिली के लिए, टिकट मुझे भी दिला दो असेंबली के लिए, दिला दो। दर्शकों, हमारे सामने इस चुनावी दंगल में किस किस तरह के राजनेता हमारे सामने आते हैं, उनकी भी बहुत सी किस्में होती हैं। और देखिए वो अलग अलग ढंग से बात करते हैं, तो किस किस तरह के नेता हमारे समाज में पाए जाते हैं और उनकी बातों से ही हादसे पैदा होता है। तो आप ये चार पंक्तियाँ देखें कि खुशी की भीड़ में सदमों के बम नहीं मिलते, खुशी की भीड़ में सदमों के बम नहीं मिलते, नए ज़माने के नेता को गम नहीं मिलते। खुशी की भीड़ में सदमों के बम नहीं मिलते, नए ज़माने के नेता को गम नहीं मिलते। जिसे भी मिलना हो हमसे कभी अभी मिल ले, जिसे भी मिलना हो हमसे कभी अभी मिल ले, चुनाव जीतने के बाद हम नहीं मिलते। देखिए कुछ ऐसे नेता आते हैं। देखिए अब ये चार पंक्तियाँ मैं पेश कर रहा हूँ कि कपड़े बदल के जैसे ही कल घर से मैं चला, कपड़े बदल के जैसे ही कल घर से मैं चला, जिसने भी देखा उसने ही नेता कहा मुझे। कपड़े बदल के जैसे ही कल घर से मैं चला, जिसने भी देखा उसने ही नेता कहा मुझे। मैं तो बहुत शरीफ हूँ सच जानिए मगर, मैं तो बहुत शरीफ हूँ सच जानिए मगर, खद्दर के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे। मैंने खद्दर का चयन किया था, खद्दर के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे। तो पॉपुलर मेरिटी साहब को हम सुन रहे थे, 27 साल से टिकट मांग रहे हैं लेकिन आज तक टिकट मिला नहीं। लेकिन उनकी खासियत जानते हैं क्या है? पार्टी नहीं छोड़ी, पार्टी नहीं बदली। और जैसे कि पॉपुलर मेरिटी साहब कह रहे थे कि लोग कपड़े बदलते हैं, वैसे आजकल राजनीतिक पार्टियां बदल रहे हैं। अशोक जी, पॉपुलर मेरिटी साहब को लेकर कुछ कहा जाए? बताइए क्या कहा जाए कि वो लगातार टिकट मान लें और राजनेताओं की भाव भंगिमा, उनके व्यवहार को लेकर वो जो जिक्र कर रहे हैं, आप इत्तेफाक रखते हैं? नेता कभी भी
टिकट मांगने से और टिकट लेने से एमएलए होने से नहीं हो सकता जी। नेता वो हो सकता है जो जमीन में मिलके आम आदमी के काम आए, इनके दुख दर्द में उनके साथ खड़ा हो, वो आदमी नेता होता है जिसे पब्लिक मानती है नेता। नेता टिकट लेने से नेता नहीं होता, कभी टिकट मिल जाने से नेता नहीं होता, एमएलए हो जाने से कोई नेता नहीं होता। बताओ मैं गलत कह रहा हूँ? अशोक जी आप भाषण दे रहे हैं, व्यवहारिक नहीं। इस सवाल का जवाब अगर मांग रहे हैं आप तो शकुंतला जी आप दे दीजिए। मैं जवाब कह रही हूँ कि मिट्टी में मिलके जब कार्यकर्ता काम करता है तब वो नेता बनता है या जीतता है। मंच पर खड़ी है शकुंतला भारती, जिस दिन से मेयर बनी है गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर के काम किया है, सुन लीजिए पहले। और दूसरी चीज अपने जनप्रतिनिधि से सुनिए तो सही। अरे जनप्रतिनिधि से पूछिए, आप मुग्ध हैं ये, अशोक जी अपने जनप्रतिनिधि से पूछिए। मैं आपकी इज्जत करता हूँ मैडम, मेयर साहिबा, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आप मेहनती हैं, कार्यकर्ता हैं, इसमें इनकार नहीं है, लेकिन सवाल का जवाब नहीं है कि आप प्रशंसा पे अपनी तारीफ करने लगे। बिल्कुल करेंगे, हमने ये कर दिया, हमने पहाड़ खोद लिया, हमने जमीन उखाड़ दी, ये तो बात है। लव साहब आप बताइए, इत्तेफाक है इनकी बात से, क्या कहते हैं? अरे ये काम की बात कर रहे हैं, आज टिकट लेने आ गए भाई साहब, इनको गली मोहल्ले का आदमी जानता नहीं है, ये टिकट मांग रहे हैं विधायक की। बंसल साहब क्या ऐसा है? देखो इन्हें गली मोहल्ले का आदमी नहीं जानता, पड़ोस का जानता नहीं है, ये विधायक की बात कर रहे हैं भाई साहब। बंसल साहब बताइए क्या काम किया, क्या काम नहीं किया, बताइए, आप बताइए। पूछो सुन लेते हैं। हाँ सुनाइए। अरे कट्टी घर तो सैया भय कोतवाल, उसमें तुम भी शामिल हो, तुम भी शामिल हो उसमें, दूसरे मुद्दे पे चलवाने में तुम भी शामिल हो, बिल्कुल शामिल हो। आप बताएं। अरे आंसर दे दिया ना, हमारे इशारे पे चल रहे। संगीत प्रतिमा जी बताएंगे, प्रतिमा जी आप आ गए भाई साहब विधायक की टिकट लेंगे। शकुंतला जी, नेता कभी पार्टी बदल के नेता नहीं बनता। नेता हमेशा नेता वही नेता होता है जो आस्थावान होता है, पार्टी के प्रति समर्पित होता है, उसी को नेता मानना चाहिए। आपने कहा नेता वही होता है जिसको जनता बनाती है, आस्था बनाती है, और बड़े व्यक्ति का नेता, बड़े चेहरे का नेता, बड़े राजनेता का बेटा नेता बन जाता है। बड़े राजनेता का बेटा नेता और कार्यकर्ता संघर्ष करता रहता है पॉपुलर मेरठी की तरह। कोई जरूरी नहीं है कि वो नेता बन पाए, कोई आवश्यकता नहीं है बड़े आदमी का नेता बन पाए। अच्छा राहुल जी कैसे बने? राहुल जी कैसे बने? राहुल जी संघर्ष के बाद बने। राहुल जी ने संघर्ष कौन सा संघर्ष किया? राहुल जी ने कौन सा संघर्ष किया? राहुल जी ने किसानों के लिए संघर्ष किया, राहुल जी ने अपनी पहचान बनाई। अगर राहुल जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। राहुल जी अगर नेता बनते, राहुल जी प्रधानमंत्री कब के बन गए होते, लेकिन राहुल जी ने संघर्ष किया, किसानों के लिए लड़ाई लड़ी और किसानों के उनके हक दिलाने की बात की। वो विधान लोकसभा में हमेशा आम आदमी की बात, मजदूरों की बात, किसानों की बात, सबकी बात करते हैं। वो नेता ये बड़े गौर करने वाली बात है, ये बड़े गौर करने वाली बात है। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो वो किसानों की बात करती है, वो गरीबों की बात करती है, वो दलितों की बात करती है, वो शोषितों की बात करती है, वो पीड़ितों की बात करती है। और गौर करने वाली बात यह भी है कि आजादी के 60 साल से ज्यादा हो गए, आज भी गरीब है, आज भी दलित है। उनके इलाकों में वो तमाम बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं जिनका जिक्र राजनीतिक पार्टियां अपने घोषणा पत्र में करती हैं। आपने गौर से सुना होगा तमाम राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र, समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र गरीबों के लिए लोक लुभावन योजना है। भारतीय जनता पार्टी, हमारी बड़ी बहन शकुंतला जी का घोषणा पत्र आया, लोक लुभावन बातें यहां पर की गई, लेकिन क्या घोषणा पत्रों पर अमल करने की कोशिश की जाती है? शकुंतला जी मैं बता रहा हूँ क्या करने, क्या घोषणा पत्र पर अमल करने की कोशिश की जाती है? मैं बताता हूँ क्या करने किया, मुझसे पूछ लीजिए, मैं बताता हूँ क्या करने। अगर वाकई शकुंतला जी ने कहा है कि जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, तो प्रतिमा जी अगर वाकई शकुंतला जी ने कहा है तो 15 लाख कब आएंगे? अरे सुनिए 15 लाख की जो उन्होंने घोषणा की है जी, वो आएंगे, समय का आप इंतजार करिएगा। कब आएंगे? इंतजार करिएगा। ये पूरी दोनों जेब खाली है, कब आएंगे? नहीं, कोई खाली नहीं है।
आएंगे और हम लोग नहीं आएंगे। अमित शाह जी ने कहा है कि यह जुमला है, यह जुमला है, 15 लाख जुमला है, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, मानिए नहीं आएंगे। देखिए एक बात सुन लीजिए, जो काला धन इकट्ठा हुआ है आप वो मान काला धन लीजिए, कैसे निकलता? शकुंतला जी नहीं आएंगे। काला धन, अरे अमित शाह जी ने कहा है कि वो जुमला है। अशोक जी कहाँ निकला? अरे काला धन कहाँ आया? बोरी के कहाँ आया बोरी काला कहाँ धन? से आए? अरे कहाँ निकला काला धन? कहाँ निकला? आंकड़े बता दे, आंकड़े बता दीजिए। बोरी की बोरी, आंकड़े बता दीजिए। नोटों की बोरी? अरे सुनिए, सुन जो लीजिए, काला धन कहाँ निकला? तालाबों में और जो आग लगाई गई है नोटों में, वो कहाँ से आए? कहाँ लगी? से आए? कहाँ लगी? लेकिन जितना भी धन था, 500 और 1000 के नोट थे, वो तो बैंकों में जमा हो गए। काला धन अरे तो कहाँ गए? हमने तो टीवी के माध्यम से ये देखा कि कहीं बोरे के बोरे पड़े हुए हैं, कहीं नदी में डाले जा रहे हैं, कहीं तालाब में डाले जा रहे हैं, पड़े हैं नोट। हाँ लिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ताली बजाते रहिए, ताली बजाते रहिए, ताली बजाते रहिए, ताली बजाते रहिए, ताली बजाते रहिए। और हमने भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को देखा जिनके यहाँ नोट पकड़े गए। हमने महाराष्ट्र में देखा, हमने साउथ में देखा, बेंगलोर में देखा, बीजेपी के कई नेताओं के पास, कार्यकर्ताओं के पास नोट पकड़े गए, नए नए नोट पकड़े गए। शकुंतला जी जवाब दीजिए, बात कर रहे हैं आप, जवाब पार्टी दीजिए। की तो बात करिए, कितने नोट पकड़े गए उस पार्टी की बात करिए ना। कौन सी पार्टी? कौन सी पार्टी के पास नोट पकड़े गए? कौन सी पार्टी? कौन सी केवल पार्टी बीजेपी ऐसी के है पकड़े गए? दुनिया जिनके पास नहीं पकड़े गए? केवल भारतीय बीजेपी के जनता लोगों पार्टी को के एक भी किसी व्यक्ति ने के पास नहीं नोट नहीं पकड़े गए। जवाब ये दीजिए, सब जवाब बेकार की दीजिए। बात है। मैं पूछना चाहूंगी, एक भी भारतीय जनता पार्टी पकड़े गए? में पूछना चाहती हूँ कि जब जनता नोट को परेशान थी, उस वक्त जो बेंगलोर में जो शादी हुई, उसमें 500 करोड़ की शादी कैसे हुई और नए नोट कैसे पहुंचे? कोई परेशानी मैं ये नहीं, पूछना बेकार की बात चाहती है हूँ। ये सब। भैया आवाज खोलिए, कोई परेशानी नहीं चाहिए, बेकार की बात है। आपकी आवाज पूरे देश में जा रही है। घर में मर गए 100 से ज्यादा, लेकिन विपक्ष जो कहता है, ये बड़े विपक्ष जो कहता है, आप कहती है फालतू बात है, और आप जो कहती है सबसे अच्छी बात है। काम है कहना। चलिए 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 चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो कहेंगे, अपना इन सबके दामन बाद, साफ करने इन के सबके लिए बाद, ये कहेंगे। इन सबके बावजूद भी अलीगढ़ में बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, जाम की समस्या है, और भी बहुत सारी समस्या है। अलीगढ़ की जनता के बीच मैं आऊंगा और आपसे सवाल पूछूंगा कि अलीगढ़ की समस्याओं को लेकर, नेताओं के वादों को लेकर, पॉलिटिकल पार्टी को लेकर आप लोग क्या मानते हैं। ब्रेक के बाद आपके पास आता हूं, ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अलीगढ़ के दंगल में हम मौजूद हैं और हम चर्चा कर रहे हैं कि अलीगढ़ में वो कौन सी बुनियादी चीजें हैं, वो कौन सी बुनियादी सुविधाएं जो जनता को नहीं मिल पाई हैं। राजनेता अपनी अपनी बात करते हैं, अपने अपने घोषणा पत्रों की बात करते हैं, और घोषणा पत्र में लोक लुभावन बातें भी होती हैं। बातें दलित की होती हैं, शोषित की होती है, पिछड़ों की होती है, और होती है तमाम उन लोगों की जो अंतिम पंक्ति में खड़ा होता है। लेकिन क्या कारण है कि सत्ता में आते ही, जैसे कि पॉपुलर मेरठी साहब ने कहा कि सत्ता में आते ही लोग वो वादे पूरे नहीं कर पाते हैं और सत्ता के नशे में चूर हो जाते हैं। हम जनता के बीच जाएंगे, अलीगढ़ के लोगों के बीच जाते हैं। क्यों विकास की बातों के साथ साथ ऐसे मुद्दे भी आते हैं जो कहीं ना कहीं सांप्रदायिक तनाव पैदा करते हैं, और क्यों राजनीति में धर्म की बातें आती हैं। यहां मेरे साथ मौजूद हैं, मैं सबके पास एक एक कर आऊंगा और चीजें समझने की कोशिश करूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर अलीगढ़ की जनता क्या मानती है। मेरे साथ तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप आइए। राजनीति में कई सारे विषय होते हैं, धर्म भी एक विषय होता है। हाल ही में बीजेपी ने एक मुद्दा उठाया है, वो मुद्दा है ट्रिपल तलाक का। आप क्या मानती हैं, क्या ये सियासी है? पकड़े रही, हाँ बोलिए।
ट्रिपल तलाक का मसला इस्लामिक। एक मिनट रुकिए, माइक बंद हो गया है। मैं माइक चालू करूंगा और मैं अपने साथ ही चालू हो गया। हाँ बताइए, ट्रिपल तलाक को लेकर आप क्या मानती है? क्या ये सियासी मुद्दा है? भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने उठाने की कोशिश की। ये हमारा इस्लामिक वैसे बिल्कुल एक हमारे पर्सनल जो है, ये जो आपने एकदम से मुद्दा उठाया है कि ट्रिपल तलाक ऐसे नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस्लाम के अपने अलग पर्सपेक्टिव, आवाज तेज करें जरा, हमारे अपने अलग ओपिनियन है, और जो एक बार हमारे कुरान शरीफ में एक बार आ गई वही हमारे लिए सबसे ज्यादा हुआ है। उसको जबरदस्ती आप अपने पॉलिटिक्स में खींच रहे हैं, ये बहुत गलत है। जी, ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है। सियासत की बात की जा रही है, सियासत की बात की जा रही है, और उस सियासत के बीच आपके पास आऊंगा। मैं आपके पास आऊंगा। थोड़ी सी इसमें तकलीफ है, परेशानी है, तकनीकी परेशानी है। आप क्या मानते हैं अशोक साहब, जो बात की गई है उन बात के जरिए क्या आप मानते हैं भारतीय जनता पार्टी कभी भी विकास के नाम पे चुनाव में नहीं जा सकती? ये लोग केवल और केवल धर्म के नाम पे लोगों को भड़का करके चुनाव जीतना चाहते हैं। जैसे पिछले मुद्दे इनके थे, धर्म पलायन हो, घर वापसी हो, लव जिहाद हो, ऐसे ही ये 3 तलाक का मुद्दा इन्होंने चुनाव के मुद्दे पे उठाया है। ये 3 तलाक का मामला इन्होंने केवल चुनाव के वक्त पे उठाया है। हिंदुस्तान में हर आदमी को अपने धर्म के अनुसार जीने का अधिकार है। हर आदमी को ये केवल ये हवा फिक्स हो जाएगी। पहले एक बात सुन लीजिए, मैं जवाब हो जाए, मेरा जवाब पहले हो जाए। हिम्मत रखिए, आप लोगों के द्वारा ध्यान रखिए, ध्यान रखिए, ध्यान रखिए, ध्यान रखिए, और ध्यान पार्टी जेल भेजी गई, वो भी आप लोगों के द्वारा भेजी गई। क्या कसूर था मेरा? बिल्कुल, ये बहुत ही गलत डिसीजन लिया है, क्योंकि पॉलिटिक्स को नहीं खींचना चाहिए। ये इस्लामिक तरीके से बिल्कुल गलत है, और मैं बिल्कुल मानती हूँ कि जो हमारे इस्लाम में एक बार जो चीज आ गई वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जबरदस्ती उसको पॉलिटिक्स में ड्रैग कर रहे हैं और रिलीजन को बीच में ला रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। आप क्या मानते हैं? आप क्या मानते हैं? ये बात ठीक बोल रहे हैं? ये इस्लामिक मुद्दा नहीं है, मैं तो कहता हूं ये कानूनी मुद्दा है। जब आपको घर से निकाल दिया जाता है तब आप कोर्ट में जाकर मेंटेनेंस क्यों मांगते हैं? ये तमाम तरह की बातें आप क्या मानते हैं? आप बैठ के बोलिए, बैठ के बोलिए। नहीं, ये बात सही है कि जब महिलाओं पे उत्पीड़न होता है, अपने घर परिवार के तरफ से सताई जाती है पति की तरफ से, तो वो कोर्ट की शरण लेती हैं। ये एक संविधान में हमें अधिकार दिया है कि हम अपनी बात को कोर्ट में रख सकें। लेकिन 3 तलाक का मसला जो कुरान शरीफ की हमारा हदीस है, उसको हमें फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा मजहब कहता है, जिससे हम ये सियासी, ये शकुंतला जी, ये सियासी मसला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को बोलने का क्या अधिकार है इसमें, बताओ? आप जवाब दीजिए, शकुंतला जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी को बोलने का अधिकार क्या है? लेना चाहती हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि महिला को खिलौना ना बनाया जाए। नारी का सम्मान होना चाहिए, और नारी होती है, उसकी इज्जत और मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करना बहुत बड़ा अपराध होता है। हम नहीं मानते बिल्कुल इस चीज को। आप क्या मानते हैं? नहीं होना चाहिए ये चीज। बिल्कुल राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये इस्लामिक मुद्दा है, और ये बात सही है अपने आप में। ये कानूनी मुद्दा है, राजनीतिक के मुकाबले ये कानूनी मुद्दा ज्यादा है, तो राजनीति में इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। चलिए महिलाओं को मैं और तमाम बातों को समझने की कोशिश करूंगा। एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या मानते हैं? अलीगढ़ में बुनियादी सुविधाओं को लेकर, बिजली को लेकर, सड़क को लेकर, पानी को लेकर क्या मानते हैं? देखिए तमाम बातों के साथ साथ मैं सभी से निवेदन करूंगा, ये सभी से निवेदन करूंगा, आप आराम से बैठिए, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, आराम से बैठिए। असली चेहरा है इनका, असली चेहरा। यहाँ लड़ने से कुछ नहीं होगा, ये असली चेहरा। वक्त जो हो रहा है, पार्टी का असली चेहरा है, तहजीब की बात कर रहा हूँ, मैं गंगा जमनी तहजीब की कर रहा हूँ, मैं नीरज की उन लाइनों का जिक्र कर रहा हूँ जिसमें नीरज ने कहा कि अब तो मजहब को ऐसा चलाया जाए जिससे इंसान को इंसान बनाया जाए। मैं प्रोग्राम को बंद कर दूंगा, अगर जी बताएं आप अपनी बात कीजिए, बताइए आप अपनी बात कीजिए। मुसलमान औरतों के साथ कैसे होगा? आइए नीचे आइए, हाँ आप चुप, आराम से रहिए,
आराम से रहिए, आराम से रहिए। शकुंतला जी आराम से रहिए, आराम से रहिए। मनु भाई, अब मनु भाई, मैं कहना चाहता हूँ, देखिए ये गंगा जमुनी तहजीब का शहर है, ये गंगा जमुनी तहजीब का शहर है। और यहाँ पर मैंने शुरू से ही कहा है कि यहाँ हिंदू मुसलमान की भाषा बोलता है और मुसलमान हिंदू की भाषा बोलता है। लेकिन क्या हो रहा है इस शहर को, क्या हो रहा है इस शहर को कि ना हिंदू मुस्लिम की बात सुनता है और ना मुस्लिम मुसलमान की बात सुनता है। ये भाई भाई का नाता है, इसे समझिए, इसे जानिए। ये सियासत में मत पड़िए, सियासत में मत पड़िए, क्योंकि जब आप सियासत में पढ़ते हैं तो हालात कुछ ऐसे ही होते हैं। इसे समझने की कोशिश कीजिए। शकुंतला जी आप अपने कार्यकर्ताओं को बोलिए। देखिए बात हम मुद्दे की कर रहे हैं। सब लोग अपनी अपने स्थान पर बैठिए। सभी हमारे भाई बंधु है। अलीगढ़ गंगा जमुना की तहजीब है, इसलिए इसको बनाए रखने के लिए सभी भाइयों से मेरी अपील है, मैं जवाब देता हूं, सभी बैठ जाएं। यही चेहरा है असली इनका, यही चरित्र है इनका, यही चरित्र है, यही चेहरा है। आपकी भी नहीं सुन नहीं देखिए एक बात सुनिए। आप चलिए एक छोटा सा ब्रेक, एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम मौजूद हैं अलीगढ़ की जनता के बीच, जहां पर गंगा जमुनी तहजीब के बारे में हमेशा कहा जाता है और हम फिर से आए। असल में ऐसा कभी कभी हो जाता है, युवाओं में जोश होता है, लोगों में जोश होता है, लेकिन हम फिर से इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं। और कार्यक्रम शुरू करने के पहले मैं अलीगढ़ की तमाम जनता से गवाही करवाना चाहता हूं, क्या कार्यक्रम शुरू किया जाए? जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए हम बात करते हैं। हमारे साथ यादव साहब मौजूद हैं। यादव साहब, ताला चाबी उद्योग अभी आपने देखा है, फिर वही बात, मेरे सवाल तो सुन लीजिए। मेरा ताला चाबी उद्योग के बारे में कहा जाता है कि ना राज्य सरकार ने ध्यान दिया, ऊपर से मार नोटबंदी की, बड़ी बुरी हालत है। कोई सोचेगा? नोटबंदी जिन्होंने की उनसे सवाल करिए आप नोटबंदी का। मैं पहले आप तो जवाब, समाजवादी पार्टी ने जब नोटबंदी हुई तो गरीबों के लिए कैश वैन चलाए, पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों के घर पे जाके नोट व्यवस्था कराई। ये समाजवादी पार्टी का काम है। यादव साहब, क्या आपने बिजली दी? काम है, क्या आपने बिजली दी? यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र में क्या वहाँ पर ताला चाबी स्थापित हो पाई फैक्ट्री? आपने मुद्दा बदल दिया। मैं उस मुद्दे पर आना चाहता हूँ जो अभी घटना घटी है। छोड़ आपने मेरा निवेदन पड़ेगा आपको, प्लीज आपको सुनना पड़ेगा। मत दीजिए अभी। यादव साहब, ये देश बहुत पीछे चला गया। वो डर के मारे, वो बुर्का पहने लड़की भाग गई, यहाँ से डर के मारे। ये आप समझो ये डर के से चली गई। वो नौजवान जो बोल रहा था वो भी तो गया। इसे सियासी रंग मत दीजिए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मैं देश को भी निवेदन करना चाहता हूँ, मैं तमाम राजनेताओं से निवेदन करना चाहता हूँ, भूल जाइए, चीजों को हल्का होने दीजिए, चीजों को हल्का होने दीजिए। स्वागत किया जाए, स्वागत किया जाए तालियों के साथ, तालियों के साथ स्वागत किया जाए। नहीं, गलत बात, तालियों के साथ स्वागत किया जाए। इस देश का लहू एक है। माइक पे बोलो, माइक पे। का लहू एक है। जवाब दूंगा, माइक पे बोलो। राम भी एक है और रहीम भी एक है। राम भी एक है और रहीम भी एक है। राम भी एक है और रहीम भी एक है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ शकुंतला जी, इन्होंने जो नोटबंदी की बात उठाई, उस नोटबंदी को लेकर क्या यहाँ तो देखिए सामने क्या नोटबंदी को लेकर क्या मानते हैं आप? देखिए पहले यहाँ पर शांति आप जवाब दीजिए, नोटबंदी को लेकर क्या मानते हैं? देखिए नोटबंदी जो की है वो जो काला धन जिनके पास है, दूसरी चीज जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उसको लेकर के नोटबंदी की गई है। ना कोई गरीब परेशान है, ना कोई व्यक्ति परेशान है, ना जनता परेशान है। आप बताइए बंसल साहब, आप बताइए। नोटबंदी में आपका कहना है जनता परेशान नहीं हुई, सबसे ज्यादा मार तो गरीब पे ही पड़ी। अमीर कौन सा लाइन में लगा, कौन अमीर या नेता लाइन में लगा और जिसे नोटबंदी से परेशानी हुई हो? गरीबों के खाने के लाले पड़ गए। बार बार वही शब्द आ रहे हैं, नोटबंदी नोटबंदी। मैं आदरणीय बहन जी से पूछना चाह रही हूँ, कितनी बार लाइन में लगी? अशोक यादव जी से पूछना चाह रही हूँ तो कितनी बार लाइन में
लगी। लेकिन गरीब आदमी अगर नोटबंदी से आप गरीब की श्रेणी में नहीं है, मैं गरीब की श्रेणी में नहीं हूँ। आतंकवाद के नाम पे नोटबंदी की, लेकिन आतंकवादियों के पास दूसरे दिन ही नए नोट कैसे पहुंचे? नहीं, आतंकवादी क्यों नहीं उधम मचा रहे? आप क्यों नहीं आतंकवादी उधम मचा रहे? मैं पूछना चाहती हूँ कि जिस दिन नोट आप कह रहे परेशान है, परेशान है। नोट की तस्वीर कितनी बार लाइन में लगी? तीसरा सवाल पूछना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने 1 अप्रैल से लेकर नवम्बर मैं जवाब देता हूँ। अशोक यादव गरीब की श्रेणी में नहीं आते, प्रतिमा जी गरीब की श्रेणी में नहीं आते, मेयर साहबा गरीब की श्रेणी में नहीं आती। गरीब लाइन में लगा, ये नहीं लगी, अमीर लोग हैं। अरे देखिए, गरीब लाइन में लगा, ये नहीं लगते, मैं नहीं लगा लाइन में। ये बहुत पैसा है इन पे, अमीर है। चलिए चलिए, सुनिए 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 ताला उद्योग को लेकर, क्योंकि अलीगढ़ की पहचान ताला उद्योग है, ताला उद्योग पर आखिर किसकी मार पड़ी है? मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे ताला व्यापारी मेरे साथ मौजूद हैं। क्या मानते हैं ताला उद्योग को लेकर? आप बताइए क्या मानते हैं? अच्छा आप बताइए क्या मानते हैं, किस पर ताला उद्योग पर किसकी मार पड़ी है? ताला उद्योग पर किसकी मार पड़ी है? ताला उद्योग पर नोटबंदी की बहुत बड़ी मार पड़ी है। पूरा हिंदुस्तान में कारोबार खत्म हो चुका है। आप बताइए सर, ताला उद्योग पे जो आपने बताया नोटबंदी की मार पड़ी है, नोटबंदी 2 महीने पहले हुई है। 5 साल में सपा गवर्नमेंट ने ताले उद्योग के लिए क्या किया? आप बताइए। नोटबंदी से पूरे अलीगढ़ के सारे कारखाने बंद हो चुके हैं, मजदूर बिल्कुल परेशान है, उनके घरों में खाना तक नहीं है। आप बताइए जब समाजवादी पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, व्यापारियों पर जबरदस्त जुल्म हुआ है और झूठ के आंकड़े प्रस्तुत करके आई है। जब मुख्यमंत्री बने मुलायम सिंह यादव, उन्होंने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा पौन घंटे में बिक्री का समाप्त कर दूंगा। ये तमाम तरह की बातें हैं, तमाम तरह। आप बताइए किसकी मार पड़ी है? लगता है कि प्रदेश में की सरकार ने अलीगढ़ को वो बुनियादी सुविधाएं दी हैं, बिजली दिया है, पानी दिया है, सड़कें दी हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि प्रदेश की सरकार हो या कोई भी हो, 100% कोई भी सरकार किसी को कुछ नहीं दे सकती है, ठीक है? बोलिए आप, बोलिए आप 100% कोई भी सरकार किसी को कुछ नहीं दे सकती है। कहीं पर तो ताले के ऊपर या अलीगढ़ के ऊपर या यूपी के ऊपर बीएसपी की पड़ी है, तो कहीं जो ये नोटबंदी हुई है इसकी भी पड़ी है। आप बताएं। मैं उत्तर प्रदेश की वर्तमान सपा सरकार के नुमाइंदे से एक बात पूछना चाहता हूं। अलीगढ़ शहर में मस्जिद के बाहर सड़क पर नमाज पढ़ी जा सकती है, तो सड़क पर जागरण। चलिए आप बताएं। मैं ये बता देना चाहता हूं कि नोटबंदी की मार से गरीब और मध्यम वर्ग बिल्कुल टूट चुका है और अमीर लोग वही कोई नहीं है इस नौटंकी के अलावा। भाइयों, पार्टी किसी की भी आए, लड़ने से कोई फायदा नहीं है। हमें सिर्फ शुद्ध खाना और शुद्ध हर चीज मिलनी चाहिए। और युवाओं का मैं पूछना चाहता हूँ अशोक यादव जी से कि अलीगढ़ में स्टेडियम आया, अलीगढ़ में स्टेडियम आया, आप उसे सैफई क्यों ले गए? अलीगढ़ में स्टेडियम आया, आप उसे सैफई क्यों ले गए? अलीगढ़ में सैफई स्टेडियम नहीं आया कभी भी, ये इनकी जानकारी गलत है। अलीगढ़ में कभी भी स्टेडियम नहीं आया, अलीगढ़ में कभी भी स्टेडियम नहीं आया, ये इनकी जानकारी गलत है। खेल विश्वविद्यालय की बात हुई थी, प्रस्ताव था खेल विश्वविद्यालय का, लेकिन उसके लिए जगह। अरे सुन लो यार, अब सुन लो ना, अरे सुनता लो, सुनोगे नहीं? अलीगढ़ में कभी भी स्टेडियम नहीं आया। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, जानकारी गलत है। जवाब पूछ रहे थे, आइए भाई। हाँ भाई बताइए। देखिए, इन्होंने कहा कि चौथे बजट में यूनिवर्सिटी देंगे अलीगढ़ को, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से हम परेशानी नहीं दी। दूसरा ये कहते हैं मजहब के नाम पर वोटिंग नहीं करते, एएमयू में अल्पसंख्यक की मांग करते हैं, जबकि एएमयू बहुसंख्यक संस्थान है, वहां पर एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन तो लागू नहीं है, उसके लिए सपा ने लड़की। ठीक है। यूनिवर्सिटी के अंदर सारा वो यूजीसी ग्रांट का, जो यूजीसी ग्रांट के तहत आता है 35%, उन लोगों का कोटा ऑलरेडी है।
हर सब्जेक्ट के अंदर उनको एमबीबीएस में, इंजीनियरिंग में और उनको एमबीए में, एमसीए के अंदर सबको एडमिशन मिलता है। कौन कहता है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर सबको एडमिशन मिलता है? 30 साल से ट्रांसपोर्ट नगर की मांग हो रही है और अलीगढ़ में जाने के लिए ट्रांसपोर्ट नगर की जिम्मेदारी ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है, हर एक सरकार ने कही है, ये बड़ा सवाल है। ट्रांसपोर्ट मैंने मान लिया जी, उसके नाते ये बड़ा सवाल, ये बड़ा सवाल, ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है। ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना की बात की गई है, 30 साल से हुआ नहीं है। ठीक है, हो गया, हो गया, हो गया। आपकी बात पहुंच गई, आपकी बात पहुंच गई। मनु जी एक बड़ा सवाल है, पूरे देश के अंदर स्वस्थ मुद्दों पे बहस होनी चाहिए। जी, बहुत बढ़िया। देखिए, सारा समय के कार्यक्रम में मैं ये पूरे देश को बताना चाहता हूँ जी, जो मुद्दे हैं वो नौजवानों से जुड़े हैं, छात्रों से जुड़े हैं और उत्तर प्रदेश का 60% वोटर युवा है। पूरा देश जानता है कि अखिलेश यादव जी ने छात्रों और नौजवानों को छात्र राजनीति में छात्र संघ चुनाव बहाल करके हमारे विद्यार्थी परिषद और भाजपा के साथी यहाँ मौजूद हैं, सीसीएस से लेकर के और पूरे पूर्वांचल में सभी विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव हुए हैं और कहीं एबीवीपी जीती है तो कहीं समाजवादी छात्र सभा जीती है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अलीगढ़ में विश्वविद्यालय की बात है, एचआरडी यूजीसी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। आगरा विश्वविद्यालय यहां से 80 किलोमीटर दूर है और रामशंकर कठेरिया मानव संसाधन विकास मंत्री रहे हैं, इन्होंने वो नहीं किया। ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय एक बड़ा विश्वविद्यालय है, लेकिन आज तक वो स्वतंत्र रूप से काम क्यों नहीं कर पाया है, आगरा से संबंध क्यों है? बुजुर्ग क्या कहते हैं, युवाओं की बात। चलिए चलिए चलिए, आपके पास आता हूं, आपके पास आता हूं, आपके पास आता हूं, बताइए। अखिलेश यादव के पास पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए कोई मुद्दा नहीं है। हाईवे लखनऊ तक जाता है, बलिया तक एक्सटेंशन होता है, पर आगरा से दिल्ली के लिए मेरठ मुजफ्फरनगर अलीगढ़ मथुरा के लिए कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है, ये बड़ा सवाल, ये बड़ा सवाल आपने सुना। यहाँ पर तमाम मुद्दे हैं। एक बुजुर्ग चेहरा, एक बुजुर्ग चेहरा, बिल्कुल बिल्कुल, एक बुजुर्ग। आइए आइए, अंकल आप आइए। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर युवाओं की बात सुननी है तो बुजुर्गों की भी आवाज सुननी होगी। आप बताइए, अलीगढ़ को लेकर क्या मानते हैं? सलाम करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि मैं कुछ कह रहा हूँ उसे आप लोग शांतिपूर्वक सुनेंगे। सुनिए। जहाँ तक सवाल विकास का है तो विकास इन पिछले 27 सालों में जो हिंदुस्तान की हालत हुई है वो दुनिया ने देखी है। हिंदुस्तान की आज़ादी में जिस पार्टी ने काम किया था उसको दुनिया जानती है। आज जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम ये कर रहे हैं, मैं क्षमा मांगते हुए ये कहूँगा आप सबसे कि जब एक बार बीजेपी आई थी तो जय श्री राम 1 किलो में रह गया 900 ग्राम। अब दोबारा मैं सबसे हाथ जोड़ अब दोबारा जब बीजेपी आई है तो मैं क्षमा चाहते हुए सबसे, आप बुजुर्ग हैं, देखिए सम्मानीय है हमारे। हाँ, एक संकेत यहाँ पर हमने लेने की कोशिश की और समझने की कोशिश की कि आखिर बुनियादी चीजें क्या है, बुनियादी सुविधाएं क्या है और किन सुविधाओं के जरिए यहाँ पर अलीगढ़ की स्थिति बनी हुई है और अलीगढ़ की तमाम सारी बातें हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, बिजली, पानी, सड़क की स्थिति है, लेकिन एक मुद्दा जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, पता नहीं क्यों वो बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के साथ आ जाता है। वो मुद्दा होता है सांप्रदायिकता का। ये देश कब समझ पाएगा, ये लोग कब जान पाएंगे कि ये जमीन अगर राम की भी है तो ये जमीन रहीम की भी है। और इन दो पंक्तियों के साथ जो आप ही के इलाके के हैं, अलीगढ़ के रहने वाले हैं, कि अब तो मजहब कोई ऐसा चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं अलीगढ़ की जनता का जो इस हमारे कार्यक्रम में मौजूद रही और उम्मीद करते हैं कि अलीगढ़ के संकेत राजनीतिक क्या होंगे, कौन सा वो व्यक्ति होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं।